नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 लोकसभा 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। खंडवा, दादर नगर हवेली, मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजस्थान समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान कर दिया गया। असम की 5, हिमाचल और एमपी की 3-3, राजस्थान बिहार की 2-2, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना की 1-1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 अक्टूबर तक नामांकन, 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। 2 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट सामने होंगे। उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। अब लगातार इसी का इंतजार भी हो रहा था। राजनीतिक दलों को इंतजार इसलिए भी कि अगर जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान होता है तो वो अपनी अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। उनकी भी तैयारी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। अब तारीख सामने है। 3 लोकसभा 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, माफ कीजिएगा। 30 अक्टूबर को ही उपचुनाव होंगे। अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। खंडवा, दादर नगर हवेली, मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव होने हैं और साथ ही राजस्थान के साथ साथ 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। असम की 5, हिमाचल एमपी की 3-3, राजस्थान बिहार की 2-2 सीट, हरियाणा, आंध्र, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना की 1-1 सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया और 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने होंगे। जो इंतजार किया जा रहा था उपचुनाव को लेकर, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। युद्ध स्तर पर कोशिश होगी उपचुनाव के किले को फतेह करने की। अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति और उसी रणनीति के तहत आगे बढ़कर के 30 अक्टूबर को अब वोटिंग और वोटिंग के बाद कौन सी पार्टी कहां पर फतेह कर पाती है, वो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी 2 नवंबर को, जिसका इंतजार सभी को है, आम लोगों को भी, जहां पर उपचुनाव होने हैं। और सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है राजनीतिक दलों को, जो लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं उन इलाकों में जहां पर उपचुनाव होने हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव होने हैं। अब किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती है उस पर लगातार नजर रहेगी। 30 अक्टूबर वो तारीख है जब इलेक्शन और 2 नवंबर की तारीख जब नतीजे सामने होंगे। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान। अब इसका इंतजार कि कब तस्वीर साफ होगी 2 विधानसभा सीटों को लेकर। अब पूरी तस्वीर साफ है। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर को दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन, 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी। दोनों विधानसभा उपचुनाव का 2 नवंबर को ही नतीजा सामने होगा। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह का निधन हो गया था। धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हुआ था। करीब 8 महीने से वल्लभनगर और 4 महीने से धरियावद की सीट खाली है। उपचुनाव की तिथि ऐलान के बाद भाजपा कांग्रेस अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे, क्योंकि लगातार इंतजार भी हो रहा था। धरियावद हो या फिर वल्लभनगर की सीटें, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हाल में उपचुनाव के नतीजे सामने आए, वो भी कहीं ना कहीं माना गया कि जो तैयारी है बीजेपी की 2023 के लिहाज से, उसका कहीं ना कहीं ट्रेलर, और जो 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, उसमें ये कहा गया कि जो कामकाज रहा सरकार का, उसी पर मुहर लगाई गई। अब चूंकि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, धरियावद वल्लभनगर की सीट, यहां पर भी दोनों पार्टियों के लिए खुद को साबित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के लिए ये बताने का मौका होगा कि कामकाज पर जनता ने मुहर लगाया है, और साथ ही बीजेपी के लिए 2023 में अगर कमबैक करना है तो उस लिहाज से भी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा इन दोनों ही सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे से लगाया जा सकता है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जनता की भी तैयारी अब अंतिम रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजनीतिक दल तो हैं ही सक्रिय। अब तारीख चूंकि सामने है तो इसी लिहाज से भी आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 30 अक्टूबर और 8 अक्टूबर तक नामांकन कर पाएंगे। 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी और फिर 2 नवंबर वो तारीख जिस दिन सब साफ हो जाएगा कि कहां पर कौन जीत रहा है। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह का निधन हुआ, उसके बाद से ये सीट खाली है। धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हुआ, जिसके बाद से ही ये सीटें खाली हैं। अब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीख का 30 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। 2 को रिजल्ट सामने। सोनोवाल, सिल्वा, गणपति, मुरुगन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम से एल मुरुगन से मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से और एस सिल्वा गणपति पुदुचेरी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि सोनोवाल, सिल्वा गणपति और साथी मुरुगन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम से, एल मुरुगन मध्य प्रदेश से, एस सिल्वा गणपति पुदुचेरी से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए हैं। राज्यसभा में बीजेपी के असम से 3, एमपी से 8, पुदुचेरी से 1 मेंबर। एमपी में एल मुरुगन के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नहीं उतारा प्रत्याशी। जुलाई में थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट और एस सिल्वा गणपति पुदुचेरी से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पुदुचेरी से बीजेपी का पहली बार ऊपरी सदन में हो रहा प्रतिनिधित्व और इसीलिए भी ये तमाम नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई नाम कयास में चल रहे थे, कई नामों को लेकर चर्चाएं लंबे वक्त से हो रही थी। आखिर राज्यसभा कौन कहां से जाने वाला है? सोनोवाल, सिल्वा गणपति, मुरुगन को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो कि अभी कैबिनेट रिशफल हुआ मोदी सरकार का, उसमें उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। अब वो असम से राज्यसभा में जाएंगे, एल मुरुगन मध्य प्रदेश से जाएंगे, साथ ही एस सिल्वा गणपति पुदुचेरी से जाएंगे राज्यसभा। और राज्यसभा में बीजेपी के असम से 3 हैं, एमपी से 8 और पुदुचेरी से 1 मेंबर हैं। और साथ ही एमपी में एल मुरुगन के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जुलाई में आपको याद होगा थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई और एस सिल्वा गणपति पुदुचेरी से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पुदुचेरी से बीजेपी का पहली बार ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व हो रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जोधपुर दौरा है। कल ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले का विजिट किया। मेहरानगढ़ को बताया राजस्थान की शान का स्वर्णिम प्रतीक। आज सर्किट हाउस में राज्यपाल की पुस्तक का विमोचन किया। सुबह से लगातार हमने हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संविधान, संस्कृत और राष्ट्र विषय पर आधारित है पुस्तक। आईआईटी जोधपुर में नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव भी रखी। उपराष्ट्रपति ने आईआईटी के छात्रों और टीचर्स के साथ में संवाद भी किया। राज्यपाल कलराज मिश्र और मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला भी वहां पर साथ में मौजूद रहे। 4 दिवसीय जोधपुर का दौरा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। कल की तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी जब मेहरानगढ़ का विजिट करने के लिए पहुंचे थे। ऐतिहासिक मेहरानगढ़ का विजिट किया और मेहरानगढ़ को वेंकैया नायडू ने राजस्थान की शान का स्वर्णिम प्रतीक बताया। आज सर्किट हाउस में राज्यपाल की पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है संविधान, संस्कृत और राष्ट्र। साथ में आईआईटी जोधपुर में नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ भी किया। वहां पर बच्चों से भी संवाद, जो टीचर्स थे, शिक्षक थे, उनसे भी काफ़ी देर तक बातचीत की। उनको भी मंत्र दिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव भी रखी। वो तस्वीरें भी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई थी। और साथ में काफ़ी लंबी वार्ता हुई। जो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, जो टीचर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनमें भी उत्सुकता थी कि उपराष्ट्रपति के साथ में जब उनकी बातचीत होगी तो किन किन मसलों पर वो बात करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र और डॉक्टर बी डी कल्ला वहाँ पर मौजूद दिखाई दिए हर कार्यक्रम में। अब दौरा ये अपने आप में अहम है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। आईआईटी जोधपुर में काफ़ी देर तक, सबसे पहले जब शुभारंभ किया था सुबह, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। विधि विधान के साथ में नींव भी वहाँ पर रखी गई और उसके बाद में जो बच्चे, जो टीचर्स, उनसे भी बातचीत की और साथ ही पुस्तक का विमोचन, जो राज्यपाल की पुस्तक है संविधान, संस्कृत और राष्ट्र विषय पर आधारित, उसका भी विमोचन किया। और उसके बाद नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव भी रखी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को एक और झटका। विवादित ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार तत्काल कार्य मुक्त। अब ये बड़ी खबर है, एक और झटका ईडी को लगा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, खबर देखिए। विवादित ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार तत्काल कार्य मुक्त हुए। राजस्व विभाग ने किया कार्यकाल बढ़ाने से साफ तौर से इनकार। ईडी में निभा रहे थे डायरेक्टर के ओएसडी की भूमिका। हालांकि ये लगातार खबरें भी आ रही थी कि हो सकता है कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए आगे, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। राजस्व विभाग ने कार्यकाल बढ़ाने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। ईडी में डायरेक्टर के ओएसडी की भूमिका वो निभा रहे थे। ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस में ज्वाइंट डायरेक्टर थे कुमार।
17 मार्च 2015 को जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त हुए थे कुमार। और साथ ही वित्त मंत्री की सहमति से तत्काल हटाए गए सत्यव्रत कुमार। अब ये जानकारी उनको लेकर है कि तत्काल प्रभाव से उनको हटाने की बात निकल करके सामने आ रही है। भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS अधिकारी हैं सत्यव्रत कुमार। अब ईडी को एक और झटका आप इसे मान सकते हैं। हालांकि उनके कार्यकाल को लेकर बार बार ये खबरें आती रही कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यहीं तक उनका ये सफर खत्म होगा। अब पुख्ता जानकारी आपके सामने ये है कि विवादित जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार तत्काल कार्यमुक्त हो गए हैं। राजस्व विभाग ने कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया और ईडी में वो OSD की भूमिका, डायरेक्टर के OSD की भूमिका निभा रहे थे। ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस में जॉइंट डायरेक्टर थे कुमार। 17 मार्च 2015 को जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त हुए थे कुमार, लेकिन अब वित्त मंत्री की सहमति के बाद तत्काल हटाए गए सत्यव्रत कुमार, ये जानकारी है। और IRS अधिकारी हैं सत्यव्रत कुमार। राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में सुस्ती। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल। जयपुर स्मार्ट सिटी के 104 प्रोजेक्ट का केवल 25% काम ही पूरा। उदयपुर ने स्मार्ट सिटी के 105 प्रोजेक्ट का 68% काम पूरा कर लिया है। अजमेर में स्मार्ट सिटी के 103 प्रोजेक्ट का 49.51% काम पूरा हो चुका है। कोटा की बात करते स्मार्ट सिटी के 27 प्रोजेक्ट्स का 42.18% काम पूरा हो चुका। केंद्र स्तर पर फंडिंग के मामले में भी उदयपुर जयपुर से आगे है। अब केंद्र सरकार उदयपुर को 500 करोड़ में से 392 करोड़ जारी कर चुकी है, जबकि जयपुर स्मार्ट सिटी के झोली में आए केवल 245 करोड़ रुपए। जयपुर में प्लानिंग, DPR में बदलाव और नेताओं के हस्तक्षेप से बने हैं हालात, ये कहा जा रहा है। नेताओं को खुश करने के चक्कर में अफसर भी इसे दरकिनार करते रहे। जयपुर में अभी 64 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर 520 करोड़ खर्च होने हैं। उदयपुर में 662 करोड़ की लागत 27 परियोजनाएं संचालित और कोटा में 27 परियोजना पर 570 करोड़। अजमेर में 51 प्रोजेक्ट्स पर 837 करोड़ खर्च होंगे। हम अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से काम आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत कितना काम होना है, कितना अभी तक हुआ है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के अंतर्गत ये अलग अलग हिस्से आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने है। राजस्थान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम में सुस्ती दिखाई दे रही है, ये आप कह सकते हैं। जो आंकड़ा हम रख रहे हैं आपके सामने, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हैं। और साथ ही जयपुर स्मार्ट सिटी के 104 प्रोजेक्ट का केवल 25% काम ही अभी तक पूरा हो पाया है। उदयपुर ने स्मार्ट सिटी के 105 प्रोजेक्ट का 68% काम पूरा कर लिया और साथ में अजमेर में स्मार्ट सिटी के 103 प्रोजेक्ट का 49.51% काम पूरा हो चुका है। कोटा में स्मार्ट सिटी के 27 प्रोजेक्ट्स का 42.18% काम पूरा हो चुका है। और साथ ही खबर है कि केंद्र स्तर पर फंडिंग के मामले में भी उदयपुर जयपुर से आगे है। केंद्र सरकार उदयपुर को 500 करोड़ में से 392 करोड़ जारी कर चुकी है, जबकि जयपुर स्मार्ट सिटी की झोली में अभी तक 245 करोड़ ही आ पाए हैं। और जयपुर में ये भी कहा जा रहा है कि प्लानिंग, DPR में जो बदलाव, नेताओं के हस्तक्षेप के स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, जिसके चक्कर में उलझे रहे अफसर और काम अटके हुए दिखाई दिए।